नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर मुकेश गोयनी जी और डॉक्टर प्रेम शारदा जी। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अलग अलग चीज़ों के बारे में हमको बताया है और आपके बीच में आने में बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि ये शिक्षा नीति बनने के लिए जिसकी शुरुआत हो गई थी, तो गुजरात की एक फॉर्मर राज्यसभा की एमपी जो थी और अभी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है, श्रीमती स्मृति ईरानी जी के समय पे शुरू हो गया था और 4-5 लाख लोगों के साथ और अलग अलग पंचायत के साथ विचार विमर्श करके उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के समय पे उसका करीब करीब हो गया था, यानी पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी। लेकिन आज के नए मंत्री जो श्री रमेश पोखरियाल जी आ गए, तब उसको सामने पेश किया गया। तो डॉक्टर मुकेश जी, आप ड्राफ्ट बोल रहे थे, ड्राफ्ट नहीं है अभी, ये पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूवल मंजूरी दे दी है, तो ये अभी पॉलिसी हो गई है। ड्राफ्ट पॉलिसी 29 जुलाई के पहले तक थी, लेकिन 29 जुलाई से ये पॉलिसी निर्धार होके सामने आ गई है और एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नामकरण भी बदल के 14 अगस्त को अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के नाम से उसको जाना गया है। यानी पहला जो चीज उसको इम्प्लीमेंट करने वाला था वो बन गया है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये नीति आ गई है। अब नीति में क्या है, वो ऐसा क्यों लिखा गया है और उसका परिणाम कैसे आगे बढ़कर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होने वाला है, और इसलिए उसको कार्यान्वित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। आई थिंक ये अनेक पहलुओं के बारे में हम यहाँ धीरे धीरे चर्चा करेंगे और मैं कुछ समय बात करूंगा, उसके बाद आपके मन में कोई समस्याएं हो या कुछ बताना हो तो आप भी बता सकते हो। फिर हम एक तरह से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में सबको इसके बारे में एक बार प्रेरणा मिल जाएगी तो उसको कार्यान्वित करने में आसानी हो जाएगी। तो ये इसलिए मैं शुरुआत में कह रहा था। और हम सूरत शहर के इस भारत विकास परिषद के साथ तो जुड़े ही है, लेकिन पूरे गुजरात के भारत विकास परिषद और भारत देश के पूरे भारत विकास परिषद के साथ जुड़े हैं। और जब हमको सुरेश जी सोनी कहते हैं, सॉरी, हम जैन जी कहते थे कि आप कभी भी आप हमको कुछ चाहिए तो हम बता दे, तो मैंने कहा था उनको कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो बताइए। तो सुरेश जैन जी ने मुझे कहा कि आपको गुजरात के लिए काम करना पड़ेगा एक। तो मैंने कहा जरूर करूंगा, लेकिन टाइम शेड्यूल को जरा एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो बोला आप जो टाइम कहेंगे उस टाइम में करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो वैसे आज इसमें आने में 5-10 मिनट जो देरी हुई, दूसरा एक सेशन चल रहा था, वहाँ लंबी चौड़ी इसी शिक्षा नीति पर ही चर्चा हो रही थी। उससे बाहर निकलते निकलते मुझे 5-10 मिनट का समय ज्यादा लगा, इसलिए मैं पहले क्षमा याचना करता हूँ क्योंकि आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। और ये जो नई पॉलिसी आई है, आपने सही कहा मुकेश जी कि ये 34 साल के बाद आया। इसमें बहुत बड़ा लंबा इंतजार ना ही 34 साल का था, मोदी जी की सरकार आने के बाद भी करीब करीब 6 साल का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब आ गया है तो इतने बड़े अच्छे तरीके से आया है कि इसमें किसी को भी कोई खोट दिखाने के लिए नहीं रखा गया है। यानी सभी चीजों को इसको सम्मिलित करते हुए एक ऐसी पॉलिसी हमारे सामने आई कि जिसको हम यदि सही ढंग से कार्यान्वित करेंगे तो अगले 10 साल में भारत एक बहुत ही अत्युत्कृष्ट देश बन जाएगा। और आपने कहा कि सूरत का दो कैरेक्टरिस्टिक है कि आप डायमंड में नंबर 1 हो, आप टेक्सटाइल में नंबर 1 हो, सिल्क में नंबर 1 हो, और धीरे धीरे स्वच्छता में भी पास पहुंच गए, थोड़े से इसमें बच गए, तो अगले बार शायद उसमें भी पहले आ सकते हैं। आपके यूपीएससी में भी 84 वगैरह जो भी स्थान बता रहे थे उसको भी आगे बढ़ाते हुए आ सकते हैं। तो ऐसे शहर से जब एक पर्टिकुलर परिवेश में हम समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के साथ में ये मेरी कुछ भावनाएं बांटने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक एक फैसेट से मैं शुरू करना चाहता हूं। सबसे प्रथम, इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी लवचिकता है, बहुत सारी चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी है।
यानी मौका बहुत सारा दिया गया है। जैसे कि ये हमारी जो स्कूली शिक्षा थी वो हम स्टैंडर्ड 10+2 10+2 कहते थे। 10 के बाद 2 साल का 12वीं, उसके बाद डिग्री के लिए हायर एजुकेशन में आते थे। लेकिन हमारा जो शुरू होता था एजुकेशन यानी शिक्षा, तो छठी आयु में से शुरू होता था और वो 10+2 यानी 12 यानी 18 साल तक वो चलता था। अभी भी डिग्री कॉलेज को जाने के लिए 18वें साल ही जाएंगे, लेकिन शुरुआत जो है वो 6 साल के बदले में 3 साल में ही शुरुआत हो रही है। लेकिन ये भी कुछ नया नहीं था एक तरह से। आप देखिए अनेक शहरों में, गांवों में, इधर आप आंगनवाड़ी के नाम से हो, बालवाड़ी के नाम से, गांवों में भी कुछ 3 साल के 4 साल के बच्चे स्कूल जाते थे। फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल एजुकेशन में। और जो सिटीज में है, जैसे सूरत हो, अहमदाबाद हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, यहाँ हम नर्सरी और लोअर केजी, अपर केजी, एक किंडरगार्टन के नाम से छात्र तो जा रहे थे। अब सारे छात्र जा रहे थे क्या, ये प्रश्न जब आएगा तो नहीं जा रहे थे। जो शहरों में है वहां जो रईस घर के लोग हैं उनके लिए मौका मिलता था, क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा है तो वो भेज सकते थे नर्सरी में, केजी में। लेकिन जो जिसके पास उतनी आमदनी नहीं है वो बेचारा 6 साल के बाद डायरेक्टली स्कूल में आता था। और गांवों में भी सभी जगह में ये आंगनवाड़ी वर्कर्स, और आंगनवाड़ी नहीं है, बालवाड़ी नहीं थी, तो कुछ जगह में उसका प्रयोग हो रहा था, कुछ जगह में नहीं हो रहा था। तो ये अभी इस बार देश भर में ये सिस्टम को बदल के 5+3+3+4 यानी 5 साल का पहले वाला, बाद में 3 साल वाला, बाद में 3 साल वाला, बाद में 4 साल वाला, ऐसे 4 अलग अलग यानी ग्रुप्स में ये एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। लेकिन मैं एक बात चाहता हूं कि एजुकेशन ऐसा डिवीजन नहीं होता है कहीं भी। एजुकेशन इज ए कंटिन्यूम। हम जब भी देखते हैं कि आप बाहर कहीं भी देखिए, सब जगह में हवा है, और यदि स्पेस में भी जाएंगे तो उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी फिजिक्स में होता है, इथर है, तो देयर इज समथिंग और द अदर इन द एंटायर यूनिवर्स। वैसे ही शिक्षा जो है वो जन्म से लेकर मरने तक एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रवाह है, इसे कहीं रोक टोक नहीं लग सकती। आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं अभी 40 साल का हो गया, मैंने 4 डिग्रियां प्राप्त की है, मैं हो गया मेरा। नहीं, उसको और भी कुछ सीखना पड़ता है। 50वें साल में भी सीखना पड़ता है, 80 साल में भी सीखना पड़ता है। और ये मैं जब पुणे में डायरेक्टर था, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में, उसके चेयरमैन जो थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, डॉक्टर कोहली, उनकी मैं बहुत याद करता हूँ, क्योंकि उस समय मैं जब डायरेक्टर बन के गया उस समय पे उनकी उम्र जो थी 82 साल की थी, और मैं उनके साथ करीब करीब 10 साल काम किया। यानी 91-92 साल तक उनके साथ काम किया। उसके बाद भी अभी भी वो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के चेयरमैन थे शुरुआत में 1967 से, और वो चला काफी साल तक। उसके बाद रिटायर होने के बाद भी आज भी उसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 11वीं मंजिल की एयर इंडिया बिल्डिंग में 96 साल क्रॉस हो गया, 97 साल, आज भी हर रोज जाके काम करते हैं और हर रोज नया कुछ सीखते हैं। तो उनसे जो पाठ मैंने पढ़ा, तो हैट्स ऑफ टू हिम, कि वो कहते थे अनिल जी आप कुछ नया हमको बताइए, सिखाइए। तो ऐसे व्यक्ति जो जिनके साथ संबंध आया है, तो मुझे उसका पहचान बहुत अच्छी तरह से है कि आदमी मरने दम तक सीखते रहना चाहिए। तो इसको हम अंग्रेजी में हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं। लाइफ स्किल्स को हमेशा हमको बढ़ाते रहना है। तो इस शिक्षा में भले हम 5+3+3+4, बाद में डिग्री के 3 या 4 साल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, पीएचडी के लिए 3-4 साल, ये सब सिस्टम तो है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको कट करके यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक कंटिन्यूम जो बोलते हैं हम, एक कंटिन्यूअस है। तो इसलिए हमारी शिक्षा नीति में भी जो भी हम सीख रहे हैं, उसको एक से दूसरे धागे में हम कैसे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जब स्कूल में 3 साल का बच्चा आता है, तो हम कई जगह में देखते हैं, नर्सरी में हो या बालवाड़ी में हो, बच्चे वहां जाने के लिए कहीं जगह में तरसते रहते हैं, तो किसी और जगह में वो जाने के लिए नहीं जाना चाहते और रोते रहते हैं। पेरेंट्स उसको दबा के भेजते हैं।
और वहां जाके उसको बहुत समझाना पड़ता है और रोते कोने में बैठ जाता है, ये भी देखते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी है जो जाके वहां बहुत अच्छी तरह से खेल कूद करके मजा करते हैं, और शनिवार रविवार को छुट्टी होने से आज स्कूल क्यों नहीं है करके घर में रोते हैं, आज मुझे जाना है। तो इसलिए जो हम वो स्कूली शिक्षा 3 साल से शुरू करने का जो प्रावधान है पहले 5 साल का, वो बहुत ही इनफॉर्मल होना चाहिए। उसमें कोई दबाव नहीं है कि ये लिखो वो पढ़ो, उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। ऐसे माहौल में आनंददायी वो सीखते रहेगा तो उसको सीखने में काफी हद तक बहुत मदद मिलेगी। खेल कूद हो, कथा हो, ये जब जब आप कहने लगेंगे तो बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आएगा। वो हमेशा फिर हर दिन स्कूल जाने के लिए इच्छा व्यक्त करेगा। घर में पेरेंट्स को बोलेगा कि आज छुट्टी नहीं चाहिए मुझे जाना है। ये जब तक हम नहीं करेंगे तो शिक्षा शुरुआत ठीक नहीं होती है, और इसका घर से ही शुरू होता है अब सीखना जो है। और मैं दूसरी जगह में भी आ रहा हूँ स्किल के बारे में, वोकेशनल के बारे में, लेकिन पहले ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको फाउंडेशनल एजुकेशन कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें इनफॉर्मल वे में सीखना। और आप देखते हैं कि ये पॉलिसी तो पहले नहीं है, 1968 में पहली पॉलिसी आई, 86 में दूसरी आई, उसको थोड़ा बदलाव करके 1992 में तीसरी आई थी एक तरफ से, वो दूसरी का एक दूसरा आवरण था, और अभी तीसरी पॉलिसी ऑफिशियली 2020 में आ गई है। तो इसमें हम जब देखते हैं कि जो परिवर्तन आ रहा है तो वो सबसे महत्वपूर्ण स्कूली एजुकेशन से शुरू होता है। इसमें और 2 विशेष अंग मैं जोड़ता हूं, बाद में आगे जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये आनंददायी होनी चाहिए, खेल कूद के साथ होनी चाहिए, और इसको बहुत ही इनोवेटिव तरीके से चलाना चाहिए। तो इसलिए वो पहले जिसको हम आंगनवाड़ी के टीचर्स बोलते थे, बालवाड़ी के या नर्सरी के, इनका ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हर बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से इंटरेस्ट निर्माण होना एक बहुत जरूरी है। दूसरा, सारी मैंने जो कही तीनों पॉलिसी में 3 भाषा सूत्र के बारे में बात किया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हर बच्चे को स्कूली एजुकेशन के समय में 3 भाषाओं को सीखना चाहिए। अब इसका कई जगह में विरोध होता है, हम देखे हैं कई दक्षिणात्य जो कुछ राज्य है वहां इसके ऊपर विरोध होता है। वो अपनी भाषा और सिर्फ अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, हिंदी नहीं सीखना चाहते। तो और किसी जगह में हिंदी बेल्ट जो है वहां वो हिंदी और अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन वो साउथ की कोई भाषा सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये लिखते हुए भी सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ। लेकिन जब हम एक 5 साल का जो फाउंडेशनल प्रोग्राम है, इसमें यदि आप स्क्रिप्ट लिखना यानी अक्षर लिखना, अक्षर पढ़ना, इसके ऊपर यदि फोकस निकल देंगे और बच्चों को यदि उस अलग अलग भाषाओं में स्टोरी बताएंगे, कथा बताएंगे। और ये भी कहा गया है कि पुरानी जैसे नहीं है, आज की नई जमाने में भी हम जो शिक्षा शुरुआत की होती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, घर की भाषा में। क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद माँ और पिताजी, भाई बहन के साथ अब गुजरात में गुजराती में बात करता है, तो स्कूल में सडनली 3 साल 4 साल के बाद में जाके वहां अंग्रेजी पढ़ने लगेगा, तो उसको बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। एक आध बच्चा घर में कुछ फैसिलिटी है तो उसको समझ में आएगा, तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। उसको लगेगा उसको आता है मुझे नहीं आता है, इसका मतलब मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ क्या, ऐसे मन में आ सकता है। इसलिए सारे बच्चों को जब मातृभाषा में शिक्षा शुरू होती है तो आसानी से समझ में आता है। घर में किसी ने किसी को पढ़ाई लिखाई करने के लिए सिखाया है क्या? बचपन से जब वो बच्चा 1 महीने का 2 महीने का है तो माँ उसके साथ बात करती है, उसको भाषा पता नहीं है लेकिन वो समझ जाता है। बच्चा बच्ची जो भी है उसको जब दूध लगता है तो वो रो के अपना बता देती है, और कभी माँ पिताजी के पास, भाई बहन के पास देख के उनके चेहरे के हाव भाव से अपना भाव समझ लेती है। ऐसे धीरे धीरे सीखते सीखते कुछ बात करना सीख लेता है बच्चा, और माँ पिताजी जो कह रहे हो समझ में आता है, वो लेके आओ, दूध है दूध पी लो, खाना खा लो, ये सब कोई इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप समझने लगता है। वैसे ही जब स्कूल में 3 साल में जब बच्चा आता है तो उसको अपनी मातृभाषा में अलग अलग नई चीजें सिखाना शुरू करेंगे खेलों के साथ। और उसके साथ यदि इवन आप अपनी हिंदी भाषा हो, उसके साथ एक आध तमिल भाषा हो या तेलुगु भाषा हो या मराठी भाषा हो सिखाओगे, वो बच्चा बहुत आसानी से सीख सकता है। क्योंकि उस उम्र में
ग्रास्पिंग पावर जो है ना, एब्जॉर्बिंग पावर बहुत हाई होता है। अब इस उम्र में मुझे या आप डॉक्टर प्रेम शारदा जी को नई कोई भाषा सीखने के लिए बताइए, हमको बहुत दिक्कत होगी, हमको बहुत परेशानी होगी, लेकिन वो उस उम्र में बहुत आसानी से सीखते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि 3 भाषा सूत्र क्या, उस समय पे आप 5 भी सिखाओ, सीख लेगा बच्चा। लेकिन वो कथा के माध्यम से करो, उसको खेल के माध्यम से करो, खेल ही उस भाषा में सिखाओ, तो उसको धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज के शब्द उसके शब्द। और बहुत ही अच्छी एक ऐसी बात है, हमारी सारी भाषाएं, भारत की भाषाएं जो है वो संस्कृत से प्रेरित है, इसलिए कई शब्द हमारे एक दूसरे भाषा में सेम ही होते हैं। इसलिए एक भाषा से दूसरे भाषा में माइग्रेट करना बहुत ही आसान है। जैसे मैं गुजराती तो कभी सीखा नहीं हूं, लेकिन आप यदि गुजराती बात करेंगे तो करीब करीब 70-80% मुझे समझ में आएगा। मुझे बंगाली भी 80% समझ में आएगा, असमीज समझ में आएगा। अब हो सकता है थोड़ी सदर्न भाषा में थोड़ा फर्क है, लेकिन वो भी, सिंस मैं कन्नड़ा भाषी से आता हूँ, सदर्न भाषा से, वो भी मुझे समझ में आ जाता है। तो ऐसे बचपन में यदि हम करेंगे तो बहुत ही स्मूथली एक तो लैंग्वेज सीखना हो गया। खेलते खेलते बहुत सारी गणित है, गणित सिखाने के लिए उनको 1 2 3 बाय हार्ट मेमोरी करने के पहले उनको एक चॉकलेट का एक डब्बा लेके आइए, उसको 1 2 गिनती कराइए, फिर आप इसको इतने लोगों को देंगे तो कितने लोगों को दे सकते हो पूछिए। ऐसे गणित करते समय खेल कूद और इसके साथ साथ हम करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको शुरू कर सकते हैं। दूसरा है, बचपन से ही हमारी देश की शिक्षा जो पूरी पूरी अंग्रेजी व्यवस्था के वजह से और मैकॉले के वजह से अंग्रेजीकरण हो गया था, उस जगह में यदि हमारी भाषाओं में हम सिखाना शुरू करेंगे और हमारे देश में जो अच्छे अच्छे जो लीडर बने उनके बारे में, यानी इंडिपेंडेंस डे मूवमेंट का नहीं बता रहा हूं मैं, एकदम पुराने अशोका से लेकर उसके भी पुराने वेद शास्त्र के बारे में एक एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस उनको यदि बताएंगे तो हमारे देश में साइंस, टेक्नोलॉजी और जो 64 कला है, वो 64 कला आज भी बाकी देशों में पता नहीं है। हमारे यहाँ सारी कलाएं के बारे में विश्लेषण पूर्वक काम किया गया था। और हमारे यहाँ सबसे पहले दुनिया की यूनिवर्सिटी नालंदा तक्षशिला यहाँ से शुरू हुई। जब ये छात्र को पता होता है कि हम विदेशों से ये सब सीखना चालू नहीं हुआ है, हमारे देश में एजुकेशन 1700 साल तक था और 1700 साल तक पूरे दुनिया का जीडीपी का 25 से 28% हमारे भारत से था, दूसरा नंबर चाइना के था, और बाकी ये यूरोपियन देश हो, अमेरिका, ये कहीं भी आसपास में भी नहीं थे। जब ये छात्रों को पता चलेगा तो उनमें जो अपने अपने मन में जो कॉन्फिडेंस निर्माण होगा और उनके जरिए जो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, इंस्पायर्ड हो जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको भी अपने देश के प्रति, अपने पूरे कल्चर के प्रति एक अलग तरीके का समाधान होना शुरू होगा। वो महत्वपूर्ण है। वो स्कूली एजुकेशन, स्कूली बुक से ही शुरू होता है। फिर जब आनंद के साथ साथ अगली चीज जो है वो जिज्ञासा है। हर आदमी को वो जिज्ञासा को सेटिस्फाई होने के लिए पूरा का पूरा मौका देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स जो है वो स्कूल के बचपन से हो या हाई स्कूल हो, कॉलेज तक, जब एक छात्र बहुत ही कठिन प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर हमें पता नहीं है, तो हम कई बार ऐसा कहते हैं कि 2 चीजें हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये इतना सीधा है, आप इतना भी मालूम नहीं क्या, ऐसे तो कह देंगे। या दूसरा कहेंगे कि अरे इतना बेवकूफ हो क्या, ऐसा थोड़ी प्रश्न हो सकता है, और उसको जिज्ञासा को खत्म कर देते हैं। वो कुतूहल हो या नया सीखने का जो उसका इंटरेस्ट है उसको हम गवा देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कई जगह में इनोवेशन नहीं होता, इसलिए कि हम हमारी परीक्षा पद्धति में भी मेमोरी बेस्ड और रोट लर्निंग बेस्ड है। वो पूरा का पूरा पुस्तक पढ़ के आएगा, वो प्रश्न पत्रिका से उत्तर दे देगा और वो उत्तर में 80-90% भी पाएगा, लेकिन उसके दूसरे दिन उसको या उसी दिन ये किस लिए इसको ऐसा होता है या इसका उपयोग कहाँ होता है इसको बताओ, बोलता है ये ना टीचर ने बताया ना मैंने कोशिश किया। तो इसलिए हर छात्र को प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए और जब भी मन में आता है तभी पूछना चाहिए। देखिए बचपन में घर में बच्चे करते हैं,
लेकिन धीरे धीरे घर से ही वो उसको बंद करता चालू हो जाता है। कोई छात्र पिताजी माँ को कुछ पूछता है तो अरे चुप बैठो, ये अभी जरूरत नहीं है, बाद में अपने आप पता चल जाएगा, तुम बड़े हो जाओगे तब, अभी नहीं चाहिए। तो ऐसा उसका जो मन में जिज्ञासा है उसको खत्म न करते हुए, जिज्ञासा को बढ़ाते हुए आगे जाएंगे तो उसकी साधना शुरू हो जाएगी। जो हम मेडिटेशन बोलते हैं या साधना बोलते हैं शिक्षा की, उसमें उसका परिवर्तन होते रहेगा। तो ये हो गया हमारा 5 साल का। जब वो 5 साल के बाद अगले 3 साल में आता है, वहां और भी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ाने का हो, ज्ञान को बढ़ावा करने के लिए, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इसके भी अलग अलग पहलू उसको हिस्ट्री के बारे में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब बताते जाएंगे तो उसका ज्ञानार्जन ज्यादा ज्यादा होते जाएगा। और जो 5+3 के बाद अगले 3 साल में आ जाता है तो वहां उनको एक्चुअली लॉट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग और भी ज्यादा तरीके से देना चाहिए। वैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो बचपन से ही, तो झाड़ू लगाना भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, टेबल को साफ करना भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। वो करने के समय में कितना पानी लेना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएंगे, और कैसे अच्छा कर सकते हैं, गार्डन में जाके फूलों को देखना, उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें बचपन से यदि हो जाती है, स्किल डेवलपमेंट अपने आप शुरू होता है। लेकिन 5+3+3 के टाइम पे उसको हायर लेवल का जो है स्किल्स जो होते हैं, इवन कंप्यूटर कोडिंग स्किल्स हो या इन टर्म्स ऑफ कारपेंट्री, फिटिंग, ऐसे इंजीनियरिंग के विषय के हो, या गार्डनिंग, एग्रीकल्चर जैसे हायर लेवल के दूसरे फील्ड के भी स्किल्स हो, या हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, ऐसे अनेक जो कला के बारे में हो, यानी अलग पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब विषयों में यदि हम रुचि पैदा करते जाएंगे तो जिस छात्र को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें वो आगे बढ़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबको सब करना चाहिए, हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका देंगे, और जिसको जो अच्छा लगता है वो करते रहेगा। फिर अगले 4 साल में वो थोड़ा और भी एक्सपर्टाइज करेगा, तो 12वीं साल तक जब आदमी पहुंच जाएगा, यानी 12वीं कक्षा तक, आज की 12वीं यानी अगले ये पॉलिसी आने के बाद की 15वीं, क्योंकि हम 3 साल से शुरू कर रहे हैं, 18 साल तक जा रहे हैं। तो इस 15 साल में अलग अलग तरीके से स्कूल में जाते समय परीक्षाएं कम रहेगी, परीक्षाएं एट द एंड ऑफ 5 years, एट द एंड ऑफ 3 years, एट द एंड ऑफ 3 years एंड अगेन एट द एंड ऑफ 4 years। तो यानी 5, 3, 3, 4, बाकी इंटरनल असेसमेंट है, अपने अपने स्कूलों में ही परीक्षा हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन वो 4 टर्मिनल जगह में परीक्षा के साथ जब 12वीं पास होता है, तब डिग्री हो न हो, आगे जाए न जाए, उसके हाथ में ऐसी हुनर होगी, 1 या 2 जगह में वो अपने आप एम्प्लॉयबल हो जाएगा, या अपने स्किल से अपना खुद का धंधा करना है तो करेगा। सूरत वालों को तो बिजनेस के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, वो डायमंड का मर्चेंट से लेकर सब कुछ मर्चेंटाइल खरीद सकते हैं। तो ये इतना तैयार होके बाहर आएगा 12वीं के बाद, तो जिसको आगे पढ़ना है उसको पढ़ने का मौका है। वो हमने इसलिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में जो कहा है, वो हमने 50% तक जाना है इसका कहा है। अभी 27% है, वहां से 50% तक जाने का इसमें संभावना रखिए। तो इसके लिए एक तो कुछ और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी खोलने का विचार कुछ लोगों को आएगा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ही कैसे हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कर सकते हैं, उसमें भी प्रावधान है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, ये कोविड के वजह से सारे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज बंद हो गए, तो हमने एक नया इनोवेशन करके अपने अपने जगह में ऑलरेडी हमने इनोवेशन करते हुए अपना LMS जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हुए आज हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं। जैसे मेरे सामने ही प्रेम जी आप बैठे, ऐसे लग रहा है, इतना बड़ा चेहरा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे बीच में दूरी है 1500 किलोमीटर की। तो इस संभावना के वजह से जो एजुकेशन ऑनलाइन में भी अभी शुरू हो गया है, इसको भी इस्तेमाल करते हुए हम यदि आगे जाएंगे तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करने के लिए कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। तो एक बात हुई। और दूसरा, जो रिसोर्सेस है उसको कैसे हम पूरे दिन भर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सुबह में आएंगे, सुबह से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, कुछ छात्र दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक आएंगे, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इवन रात में भी चलाना है कि कोई जॉब करने वाला कोई है जिसने कॉलेज बीच में छोड़ दिया है, उसको रात में आके क्लास का, ये भी हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ऐसा
बहुत ही लवचिक और फ्लेक्सिबल सिस्टम इसमें डिफाइन किया है। और उसके अलावा 12वीं के बाद हम डिग्री में आ गए, सपोज कॉमर्स डिग्री में, वहां 3 और 4 साल का दोनों प्रोग्राम यहाँ दिया गया है। एसेंशियली 3 साल में भी डिग्री करके जा सकता है, या 4 साल में ऑनर्स डिग्री लेके या स्पेशलाइज्ड कुछ विषय लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जैसे हो या कुछ स्पेशलाइज्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हो, वो करके वो बाहर जा सकता है, ऐसा प्रोविजन है। या इंजीनियरिंग में है तो 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम तो आज भी है, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद यदि किसी को लगता है कि ये मेरा बस का नहीं है, मुझे इसमें रुचि नहीं है, मुझे पेरेंट्स ने डाल दिया इसलिए मैं आ गया था, अब मुझे बाहर जाना है, लेकिन मेरे 2 साल तो वेस्ट हो गए, मैं अभी दोबारा यदि आर्ट्स कॉलेज में या कॉमर्स कॉलेज में जाऊंगा तो मेरे 2 साल वेस्ट हो गए। इसके बदले में वो 2 साल का एक आध डिप्लोमा लेके बाहर जाएगा, तो यदि जॉब करना है तो जॉब में जाएगा, या उसको वहां से बैठ के कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड में जाना है तो उसी क्रेडिट्स को वो यूज करके आगे वाले क्रेडिट्स जो है वो आर्ट्स के विषय के लेकर उसका डिग्री बाद में कंप्लीट कर सकता है। यानी 100% पूरा वो पहले सीखा हुआ उपयोग में ही आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक वो पहले सीखा हुआ भी इस्तेमाल करते हुए वो आगे जा सकता है। और एक लवचिकता है कि आदमी जब ट्रांसफर होते हैं तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना पड़ता है, नहीं तो अपने बच्चे को वही उसी शहर में छोड़ के पिताजी को माँ को दूसरे शहर में जाना पड़ता है, तो उसके बदले में इस यूनिवर्सिटी में कुछ क्रेडिट को प्राप्त किया और दूसरे जगह में जाए तो वहां के कॉलेज में जाके दूसरे क्रेडिट कंप्लीट किया, तो ये दोनों को जोड़कर ये जो क्रेडिट बैंकिंग का नाम इसमें दिया गया है। जैसे हम अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं, रुपया रखते हैं, लेकिन यदि समझ लीजिए कोई ऐसा बैंक है, वैसे क्रेडिट कार्ड तो ऑलरेडी है, आप पैसा रुपया में भरिए या डॉलर में भरिए और आप जिस देश में भी जाओगे उस देश में जब जाते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो वो उस देश की करेंसी बाहर आती है, और फिर यूरो हो या हांगकांग डॉलर हो या चाइनीज येन हो या जो भी हम जिस जगह में जाते हैं वहां का हमको वो और उसकी करेंसी उस एटीएम से बाहर मिल जाती है। तो वैसे ही इसमें क्रेडिट हमने एक सूरत के कॉलेज में एक 40 क्रेडिट किए, उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर कलकत्ता हो गया, तो कलकत्ता में जाके वहां के कॉलेज में जाके एक एडमिशन लिया, वहां 30 क्रेडिट किए, और उसके बाद दिल्ली में ट्रांसफर हो गया तो वहां आ गए तो वहां से एक 40 क्रेडिट, और ये तीनों चारों जगह के क्रेडिट को संपादन जो किया है उसके अकाउंट में इतने क्रेडिट जमा हो गए उसी विषय के होने के बाद इसमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आप डिग्री को ले सकते हो, ऐसा भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसको कैसे चलाना चाहिए, डिग्री करने समय मिनिमम क्रेडिट्स कितने होने चाहिए और क्रेडिट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ये अलग अलग जगह में आज के दिन थोड़ा अलग अलग है, लेकिन इसको यूनिफॉर्मली सब लोगों को एक बार समझा के जो भी बॉडी आएगी, एक रेगुलेटरी बॉडी भी कॉमन करने की बात है। जैसे अभी यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी ये सब चीजें हैं, ये सबको डिसॉल्व करके एक हायर बॉडी, नेशनल वो जो लेवल की बॉडी है वो हाईएस्ट अपेक्स बॉडी, उसका नाम हेकी करके एक सजेशन किया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अंतर्गत रेगुलेशन का एक स्तंभ है, दूसरा है एक्रेडिटेशन का, तीसरा है कॉलेज को फंडिंग गवर्नमेंट के तरफ से देने का, और चौथा है उसके स्टैंडर्ड हर डिग्री के लिए मिनिमम कौन से विषय लेने के बाद उसमें वो सामर्थ्य पैदा होगा उसके बारे में बताने का जो सामर्थ्य उस कमेटी को दिया है। ऐसे 4 विभिन्न अंग उस HECI के अंतर्गत है। तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी बाहर जाओ कभी भी अंदर आओ, ये कभी हमारे देश में नहीं था। देखिए कई जो हम समझते हैं कि किसी को रुचि नहीं है इसलिए बाहर जाता है, कई बार ऐसा भी, हाँ हमने 3 इडियट्स मूवी देखा है, वहां भी एक सहस्त्रबुद्धे बैठे हुए थे वो प्रिंसिपल, इसलिए याद आ गया। तो जिसको पेंटिंग में या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है उसको जबरदस्ती वहां इंजीनियरिंग में डाल दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ हमने देखा है। तो वैसे किसी को पेरेंट्स ने दिया था, कॉलेज में डाल दिया, तो इसलिए अभी आने के बाद लग रहा है कि मुझे यहाँ ठीक नहीं है तो बाहर जाके जा सकता है। किसी के घर में कोई समस्या के कारण, कई बार क्या होता है फैमिली में एक आध अर्निंग फैमिली मेंबर का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया,
तो अचानक उनका इनकम गिर जाता है, और ये बेटा जो था, ये सबसे बड़ा होने के नाते माँ को और अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल करने की जिम्मेदारी आ गई। मैं कॉलेज में तो पढ़ रहा था, लेकिन अभी पढ़ नहीं सकता। मेरी फी तो छोड़ो, मेरे छोटे भाई को 10वीं की कक्षा के फी के लिए भी घर में समस्या है। तो नेचुरली मैं कोई जॉब में जाऊंगा। फिर 2-4 साल के बाद वो मेरे छोटे भाई को भी बड़ा कर लिया, वो भी कॉलेज में गया, उसका भी डिग्री हो गया। अब 5-6 साल के बाद अभी फैमिली का सब सुधर गया है, अब मैं चाहता हूं कि डिग्री में वापस आ जाऊं। तो फिर हमारी सिस्टम ऐसी थी कि आप जिस प्रोग्राम में ज्वाइन किया वो 3 साल का प्रोग्राम है, तो मैक्सिमम 5 साल के अंदर में कंप्लीट करना है। छठा साल है तो उसको बाहर, और फिर दोबारा आना है तो पहले साल से चालू करो। तो उससे बाहर निकलते हुए आप अंदर आओगे तो पहले किया हुआ बैंक बैलेंस आपके काम में आ रहा है, वो क्रेडिट बैलेंस का है, और उससे आपको सुविधा हो रही है। तो इतना अच्छा, इसमें अनेक तरह के लिंकेजेस बनाए गए। फिर मैं स्किल के बारे में बता रहा था, छठी कक्षा से ही स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारे देश में जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको अनफॉर्चुनेटली हम नीचा देखते हैं। जैसे अभी देखिए, वो आपके सूरत में ही जो गोल्ड का काम करता है, डायमंड का काम करता है, वो कमाता बहुत है। कई लोगों ने तो, मुझे पता है कि आपके यहाँ से किसी लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन दिया है अलग अलग चीजों के लिए, सोशल वर्क के लिए। लेकिन हम जो डिग्री पाके बीटेक, एमटेक, पीएचडी करके पूरी जिंदगी भर कमाई करने के बाद भी उसके 1 महीना या 2 महीने की कमाई का इक्विवेलेंट नहीं कमा सकता। लेकिन फिर भी समाज में देखा जाए तो वो तो अनपढ़ है जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन उसके हाथ में जो हुनर है, स्किल है, उसको पहचानना, उसको भी रिस्पेक्ट देना, ये तभी हो सकता है जब स्कूल से ही हम बच्चों को हर स्किल के बारे में इक्वली देखने के लिए बताएंगे। हाँ ठीक है, किसी को ज्ञानार्जन करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है वो उसमें करेगा, जिसको हाथ से काम करने में इंटरेस्ट है तो वो काम करेगा, जिसको और कुछ करना है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है और सबको इक्वल रिस्पेक्ट देने का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि हमने डीवोक बीवोक एआईसीटी ने शुरू करके अभी 4 साल हो गए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत काफी दिन से चल रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने बीवोक के लिए परमिशन नहीं दिया है, डीवोक तक दिया है पॉलिटेक्निक में। लेकिन वहां भी फॉर्मल डिप्लोमा और फॉर्मल डिग्री वर्सेस डिप्लोमा वोकेशन एंड बैचलर ऑफ वोकेशन में लोग अंतर देखते हैं। वो बोलते हैं कि वो तो वोकेशनल वाला है, अरे सॉर्ट ऑफ नीचे दिखाने जैसा। अरे भाई, वो काम नहीं करेगा तो तुम्हारे बहुत सारे काम नहीं बनेंगे। मैं बहुत बार ये भी बताना चाहता हूं कि कई लोग इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कार लेके जा रहा है, रास्ते में बंद हो गई तो उसको रिपेयर करना नहीं आता है, रास्ते में क्या मैकेनिक को बुला के उसको बोलता है कि इसको जरा देख लो। हाँ, और वो यदि उसने पूछ लिया सर आप क्या करते हो, तो मैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो हंसने लगेगा, नहीं तो क्या करेगा। तो वैसे ही घर में फ्यूज उड़ गया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपना फ्यूज नहीं रिपेयर करता है, इलेक्ट्रिशियन को ढूंढने लगेगा। तो हमारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों का महत्व है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल का ही महत्व है, कई बार थ्योरी का भी महत्व है, उसको क्यों समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं काम जानता हूं, उसी को हम बहुत बार जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं जो, तो लेकिन जुगाड़ में उसने काम तो कर दिया, लेकिन यदि समझ में आता कि ये ऐसा करने से क्यों ऐसा हो गया है, तो मेरे ख्याल से उसमें और भी अच्छा चीज वो करने की उसमें ताकत आती है। तो दोनों का मिश्रण का जरूरत है। तो उनको भी उसको अलग अलग थ्योरेटिकल नॉलेज, कुछ ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके बारे में बताना भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इसलिए इसमें एक इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन ऐसा एक चैप्टर है। तो इसका मतलब एक दूसरे का सम्मिश्रण करते हुए मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग विषय को सीखने के लिए मौका देने के साथ साथ हम इस शिक्षा नीति में आगे हमारे जो नागरिक होने वाले हैं उनमें क्या क्या देखना चाहते हैं। यानी जो नागरिक अगले 10 साल में, 20 साल में आने के बाद जो अगले लीडर्स बनने वाले हमारे देश के, और फिर आईएएस ऑफिसर हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, इंडस्ट्री के लीडर्स हो, सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स हो, ये सब देश को चलाने वाले युवा ये स्कूल और कॉलेज से ही बाहर आने वाले। और वो हमको कैसे आदमी चाहिए, एक तो आत्मनिर्भर भारत जो बताया मैंने,
आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हर आदमी आत्मनिर्भर होगा। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं, मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूं। ये जब विश्वास उसमें पैदा होता है तब अपना गांव विश्वास पूर्वक आत्मनिर्भर होगा, और गांव निर्भर होगा, आत्मनिर्भर होगा तो जिला होगा, तो बाद में अपना राज्य होगा, तो देश होगा। और हम हमारे देश में जो नीति बनाई है, मेरे ख्याल से हम पहले नेदरलैंड का सिस्टम अच्छा है, फिनलैंड का अच्छा है, अमेरिका का अच्छा है, जर्मनी का अच्छा है, जापान का अच्छा है, साउथ कोरिया का अच्छा है, चाइना का अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है, ये बात करते थे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस ढंग से इसमें ये नई नीति पेश की गई है, इसको सही ढंग से हम इस्तेमाल करते हुए अपना दिमाग लगा के हम सब लोग कमिटेड वे में यदि करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी दुनिया के लिए पॉलिसी बनेगी, क्योंकि ये दुनिया को विजय प्राप्त करने के लिए है। क्योंकि हम हमेशा हमारे लिए सोचते नहीं है। हम जो भी हमारे संस्कृत के श्लोक है, फ्रॉम वेदास से लेकर, हम दो चीजें हमेशा बात करते रहते हैं कि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, पूरी दुनिया सुखी रहे। हम कभी मैं सुखी रहूं ऐसे नहीं विचार नहीं है, हम तो सुखी रहेंगे ही, लेकिन हमारे साथ पूरी दुनिया को सुखी रखेंगे। दुनिया यानी हमारे आसपास के पड़ोस के लोग हो, पेड़ पौधे हो, दूसरे देश के लोग हो, हम कभी दुश्मनी करने की बात ही नहीं करते, सब लोगों को लेने की बात करते हैं। और दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया एक फैमिली। आज जो ग्लोबल सिटीजन, वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये सब चीजें जो आज यूएन से आती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल से आती है, तो उसका तो परिमार्जन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने पहले से करके रखा है। तो इसलिए इस नीति में वो सभी चीज है, तो हमारी विशालता थी, हमारी गंभीरता थी, हमारे देश में जो भी अच्छा अच्छा हुआ था उसका सम्मिश्रण करते हुए बचपन से यदि हम आगे तक पढ़ाएंगे, तो हम नॉट ओनली आईक्यू डेवलप करेंगे, ईक्यू डेवलप करेंगे, इमोशनल कोशेंट और सोशल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट, ये चारों कोशेंट को डेवलप करते हुए हमारी ये शिक्षा नीति हमको आगे बढ़ा देगी। अब आखिरी बार मैं बता रहा हूं, अभी का ये कोविड-19 के टाइम में महाभारत सीरियल, रामायण सीरियल दोबारा दिखाना चालू हो गया, तो बहुत इंटरेस्ट से लोग देख रहे थे। तो महाभारत जो बना, गीता है, भगवत गीता जो है, जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, उसके माध्यम से 4 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग। तो ये चारों का सम्मिश्रण जब करेंगे तभी हम पूरा होलिस्टिक हम अच्छा इंसान बन सकेंगे। ज्ञान मार्ग मैंने जो कहा कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, हमको फॉर्मूला है, लिखना पढ़ना है, ये सीखेंगे और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो क्यों कैसा है वो सीखेंगे, वो ज्ञान मार्ग हो गया। लेकिन जब तक उसको हम एक्सपेरिमेंट करके हाथ से काम नहीं करेंगे, जब तक कारपेंट्री थ्योरेटिकली देख लिया, लेकिन जब तक वो जो हम उसको हैकसॉ हो या जो उसको यूज करके जब तक हम हाथ से काम नहीं करेंगे, हाथ को थोड़ा सा कटेगा नहीं, तब तक हम उसका वैल्यू नहीं समझेंगे। तो इसलिए कर्म मार्ग जो है वो भी महत्वपूर्ण है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो बोलते। फिर ये सब करने के लिए मन लग के करना चाहिए, मन लगा के करना है। तो इसलिए भक्ति इंपॉर्टेंट है। भक्ति यानी सिर्फ भजन नहीं है, भक्ति यानी डिवोशन, पूरा कमिटमेंट। उसके साथ हम यदि करेंगे, टीचर हो या स्टूडेंट हो, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी करेंगे उसमें ध्यान यानी मेडिटेशन यानी फोकस, कंसंट्रेशन, हम जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा, उसमें हम खुद को झोंक देंगे, तभी हम उसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण यदि किसी को देखना है तो हमारे पंत प्रधानमंत्री जी है, गुजरात से है, और वो 18 घंटे काम करते हैं, बिना विश्राम के काम करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो आज फ्लाइट से गए तो दूसरे दिन सुबह फ्लाइट में 2-4 घंटा सो लिया तो उससे काम चालू होता है, फिर रात तक करते हैं। लोग पूरे विदेश के लोग अचरज हो गए, ये कैसे हो सकता है आदमी का 18 घंटे 20 घंटे का आदमी एक दिन कर सकते हैं, हम 2 दिन कर सकते हैं, पूरे जिंदगी भर ऐसे ही करते जाने वाला आदमी कैसे हो सकता है। तो इसलिए ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान, ये चारों का जो मिश्रण होता है उसी से ये हो सकता है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब करके दिखाया। इसीलिए तो हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम डेवलप हुआ था। और ये इनोवेशन के साथ जो भी अलग अलग बातें, मैं सारी बातें बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं मोटे तौर पर उसके अनेक पहलुओं के बारे में बता के मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। और कुछ प्रश्न है तो उसको आपका समाधान करने के लिए कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे समझ में आया
उसके हिसाब से आपको मैं बताना चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। कई प्रश्न आ चुके हैं, कोई हिंदी में है, इंग्लिश में है और गुजराती में। पहला क्वेश्चन आया है विशाल दालिया जी का। इसमें क्वेश्चन हमारे फेसबुक माध्यम से भी आ रहा है। विशाल दालिया जी का प्रश्न है कि सर ये नामकरण बदलने से कुछ फायदा हो सकता है क्या? हमारे जो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के जो किया है वो उस टाइप क्वेश्चन है, तो उससे क्या फायदा होगा? नहीं, फायदा तो नाम से कुछ नहीं होता है, एक्चुअली काम से होता है, ये तो सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नाम में उसकी फिलॉसफी आती है। तो जब नाम था कि मानव संसाधन विकास, यानी हमने मानव को एक संसाधन मान लिया, मानव को मानव नहीं माना, उसको एक रिसोर्स माना। इसका मतलब उससे हम कोई प्रॉफिटेबल चीज करवा लेने हैं, यानी कमर्शियल एटीट्यूड इनडायरेक्टली उसमें से आ रहा था। वेयर एज शिक्षा यानी एजुकेशन का मतलब होता है कि आदमी को अपने पैर पर खड़ा होके कॉन्फिडेंटली अपना कार्य करने के लिए प्रयुक्त करना। तो ये इसलिए ये नाम में भी कई बार उसका अर्थ शामिल होता है और इसलिए ये बदल यूजफुल है। अदरवाइज तो आप जो कह रहे हैं सही है, उस नाम से भी यदि हम एक्टिविटीज उसी काम से करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या होता है, हमारा फोकस उस डायरेक्शन में जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्री यानी सबको एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसको योग्य बनाना, यानी ओनली आइडिया इज एम्प्लॉयबल। लेकिन वो अच्छा एम्प्लॉयबल है कि नहीं उसके बारे में भी नहीं है, उसमें कैरेक्टर है कि नहीं, उसमें वैल्यूज है कि नहीं, उसमें एथिक्स है कि नहीं, उसमें ऑनेस्टी है कि नहीं, उसमें इंटेग्रिटी है कि नहीं, इसके बारे में फिर विचार नहीं होता है। क्योंकि हम उसको एक संसाधन के रूप में कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी यानी एनिमल को भी लेते हैं, हाथी को लेते हैं, घोड़ा को लेते हैं, उससे काम में लगाते हैं उनको भी, तो वैसे ही मानव को भी हम काम में लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। वेयर एज एजुकेशन का मतलब है वो देश का एक नागरिक है, आगे देश को और बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या ताकत होनी चाहिए वो देने की इसमें सुव्यवस्था हो रही है, ऐसे हम देख सकते हैं। जी धन्यवाद। और एक डॉक्टर आकाश कुमार का क्वेश्चन है, थोड़ा हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलग है, फिर भी आपको शेयर करना चाहूंगा। डॉक्टर आकाश कुमार कह रहे हैं कि आजकल छात्र इंजीनियरिंग शिक्षा में व्यवहारिक दृष्टिकोण की कमी से चिंतित है, तो इसी बात से चिंतित है कि वे कोविड-19 के कारण कौशल के नुकसान को कैसे कवर करेंगे। नहीं, कोविड-19 जो एक क्राइसिस आई है, ये किसी ने दावत देके इनविटेशन देके नहीं लाई, ये हमारे ऊपर अनफॉर्चुनेटली आ गई है, तो इसको हमको सामना करना पड़ेगा। तो इसमें कई जगह में किसी का 6 महीने का नुकसान हो रहा है, किसी का 1 साल का नुकसान हो रहा है, किसी का बिजनेस में कुछ नुकसान हो रहा है। तो मुझे रतन टाटा जी का वाक्य आया गया, हम यदि 2020 को पार करके सब लोग जिंदा रह के 2021 में जाते हैं तो इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट अच्छा हो गया, ऐसे समझ लेना है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिया। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है हमको इस जन्म लिया हुआ है इस भूमि में, हम यदि जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आगे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए एक 6 महीने का नुकसान, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक 20-25 साल पहले 60-65 साल थी, अब धीरे धीरे 75-80 साल तक भी लोग एक्टिव रहते हैं, देखा होगा आपने। 80-85 साल तक तो लोग अच्छी तरह से घूमते फिरते काम करते। तो ऐसे 80-85 और जब ये बच्चे आज के जो युवा है ये जब आगे बढ़ेंगे तब तक तो 100 साल की उम्र हमारी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि उतने हेल्थ केयर में भी सिस्टम में अच्छा बढ़ाव हो गया है। तो जब 100 साल में एक 6 महीना 1 साल कौन से है, 1% भी नहीं है। तो इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा नुकसान हो गया है, इसको सहना है, आगे बढ़ना है। और एक क्वेश्चन है जतिन जी का, क्या ये नई शिक्षा पॉलिसी में समाज के सभी SC, ST, OBC, EWS, महिला एक समान अवसर मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। इनफैक्ट एक तो हम पहले से भी भारत देश में ये इसी पॉलिसी की वजह से नहीं है, पहले से ही एक हमारा एजुकेशन के बारे में जो हम बार बार कहते थे वो था एक्सेस इक्विटी, एक्सेस और इक्विटी, यानी जिस जगह में भी चाहिए वहां सब जगह में शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। दूर दूर जगह में, ट्राइबल एरिया में, हिली एरिया में,
रिमोट नॉर्थ ईस्ट में सभी जगह में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और वो एक्सेसिबल टू ऑल सोसाइटी। इसीलिए शिक्षा में हमने जो अब मिड डे मील स्कीम बनाया, सो दैट चिल्ड्रन को जिसके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कम से कम वहां खाने के लिए भी मिलता है, इसलिए भी आएंगे। तो इक्विटी के लिए सारी व्यवस्थाएं पहले से भी है। और जो SC ST है उनको फी का माफी है और हायर एजुकेशन तक माफ है। वुमेन के लिए कंसेशन और माफी है, फिजिकली चैलेंज के लिए है। ये तो दुनिया में किसी भी देश में जितना सहूलत नहीं है उतना सहूलत हमारे देश में सारे कैटेगरी के लोगों के लिए है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमारे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन में 100% नहीं हुआ है, करीब करीब 95-96% तक पहुंच गया है बहुत सारे राज्यों में, किसी किसी राज्यों में 100% भी हुआ है। और हायर एजुकेशन में तो हमारा एवरेज ही 26% 27% है, किस राज्यों में 40-45 है, तो किसी में 12-15 भी है, और उसमें भी SC ST का आज भी कम है। तो इसीलिए इस पॉलिसी में उसमें और जोर देते हुए उनको सपोर्ट सिस्टम भी है। और जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री बैकवर्ड नहीं कहते, उसको हम हमेशा एस्पिरेशनल बोलते हैं, जिनके मन में आकांक्षा है कि मुझे आगे बढ़ना है, वैसे जगह में नए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोल के उनको भी रास्ता ओपन करने के लिए रास्ता कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे गरीब जगह से जो आते हैं उनको बाकी 100-200-400 किलोमीटर दूर में यदि कोई कॉलेज है तो वहां जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि हर रोज बस से जाना आने का भी खर्चा नहीं कर सकेंगे और वहां जाके रहने के लिए खाने पाने का व्यवस्था करना है तो वो भी एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है। इसलिए हर दूर दराज जगह में भी हम जैसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते थे, तो इस पॉलिसी में स्पेशल एजुकेशन जोन उस ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में करने की भी बात है। तो इससे हमारे जो छात्र SC ST OBC और गरीब परिवार के हैं, इन सब के भी समाधान करने की व्यवस्था इसमें है। मैं डायरेक्ट जोड़ना चाहूंगा हमारे यहाँ पार्टिसिपेट जितने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपूर्वा सर से कि आप माइक अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। बाकी उसका क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अपूर्वा सर, टेक्निकल टीम प्लीज रिक्वेस्टेड टू अनम्यूट डॉक्टर अपूर्वा देसाई सर। Hello, good evening, sir. Yeah. This is Dr. Apurva Desai. Sir, my question is, the Education Policy 2020 is a great policy and great vision, but how about its implementation? What is the roadmap of its implementation? See, the first thing is policy, and in the policy, understanding why something is written and what is written. ये दोनों चीजें अभी हो गई है। अभी अगला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का ही बात है और वही चल रहा है। अभी अलग अलग समितियां कमेटियां बनाई है, सबके आइडियाज ले रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे चाहिए। और प्रधानमंत्री जी 7 अगस्त को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर खुद जो UGC और MHRD ने, उस टाइम में अभी भी MHRD को एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं हुआ था, 7 अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन जो एक पूरा का पूरा दिन का सेमिनार हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने ये एग्जैक्टली यही कहा था कि पॉलिसी जो है वो अलमीरा में रखने के लिए नहीं है, वो सर्कुलर के रूप में सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज को भेजने के लिए नहीं है। इसका सही अर्थ से उपयोग तभी होगा जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पहले स्ट्रेटेजी बनानी है कि, क्योंकि देखिए इसमें काफी जगह में अनेक चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे सिंगल रेगुलेटरी बॉडी के लिए नया एक्ट बनाना पड़ेगा, तो लीगल सेल के ऊपर से उसको, जो आज प्रॉब्लम थी, किस वजह से हम सिंगल रेगुलेटरी की बॉडी की बात कर रहे हैं, इसको समझना है। देखिए एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यदि वो फार्मेसी या आर्किटेक्चर का प्रोग्राम चला रही है तो उसको 3 या 4 बॉस है। एक तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसलिए UGC है, और वो फार्मेसी चला रही है और AICTE एक्ट में फार्मेसी लिखा गया है इसलिए AICTE भी वहां अंदर घुस जाती है। फिर उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो बताते हैं कि हमारा ये रोल है, आप कौन है, मैं भी करूंगा। फिर वो राज्य सरकार की वो कोई भी है तो वो भी उसमें फिडलिंग करेंगे। तो ऐसे देखते हुए एक एक इंस्टीट्यूट को यदि 4-4 बॉस हो गए तो
तो किसका सुनूं किसका नहीं सुनूं। राइट। तो ऐसे पॉलिसी में जो हम समस्या देख रहे थे पहले में, उसको निवारण करना है तो नया करने के समय पुराने को तो हम ओवरकम करना ही है, लेकिन नया से कोई नई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। यस। इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी Sir, in fact, we are facing the same problem. I am professor and head in computer science, and we have to follow both AICTE and UGC. So many times we are in dilemma. I know that. That's why I'm saying this was many people in our own bureau, AICTE के कुछ लोग, UGC के इसको बहुत विरोध कर रहे थे अंदर से काफी देर तक, लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर डे 1 से हूँ इसके लिए। तो हमारा डिसॉल्व हो गया तो क्या हुआ, मैंने कहा देश का भला जिसमें होता है उसको देखना है, मैं यहाँ हूँ या नहीं उसके बारे में क्या चिंता कर रहे हो। हाँ, हम आते जाते रहते हैं, हम तो एक ट्रेन के पैसेंजर जैसे यहाँ आगे, और जब हमारा स्टेशन आ गया उतर के जाना है। तो देश अच्छा कैसे हो सकता है ये देखना चाहिए। तो थैंक यू। एक बात हो गई। दूसरी बात है वो स्ट्रैटेजी बनने के बाद पूरा का पूरा रोड मैप, एक कौन सी चीज कितने साल में करनी है उसका भी एक रोड मैप होना चाहिए, और उसके लिए जो साधन चाहिए, इधर साधन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस, यदि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एजुकेशन भी बना तो कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज भी लगेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ पैसा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी नए कुछ योजनाएं करनी है तो उसके पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये सब रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और उसको पूरी सही ढंग से इस्तेमाल करना, और कोई भी गड़बड़ न करते हुए आगे चलाना, और चलाते समय उसका रिव्यू करना, इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं। आपने समझा कि 4 साल में करना है कुछ चीजें, तो 1 साल के बाद उसको रिव्यू करना है, हम सही दिशा में जा रहे हैं क्या, कहीं गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो गलत रास्ता है या थोड़ा टेढ़ा रास्ता है उसको सीधा करना। तो ये सब यदि हम नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत सारा विचार अभी गवर्नमेंट में भी चल रहा है, अनेक लोगों के साथ विचार विमर्श भी चल रहा है। वो सबका जो अमृत आता है ना, उसको हम जब सब लोगों को देंगे तो मेरे ख्याल से हम सब लोगों की जिंदगी अच्छी होगी। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच सर। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुपिन सर पच्चीगर से कि आपका क्वेश्चन रखें। जी नमस्ते सर। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इंडिया को विश्व के तख्ते पर रख दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है वो विजन इसमें दिखाई दे रहा है, और आई एम श्योर कि फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन will be very bright. Nobody like to go to other country for the education, and they will have a holistic education in this country only. So we salute Prime Minister for such a good policy. Sir, the $100 question for us is that in which year it is going to be implemented? Within 2 years, 3 years? Is there any idea that 22 में चालू होगा, 23 में चालू होगा, ऐसा कोई probable? रुपिन साहब, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, इसके लिए इंतजार नहीं है। नहीं, द पॉइंट इज डिफरेंट। मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला कि भाई एग्जामिनेशन लेना है तो सेंट्रली एग्जाम होगी सब स्कूलों की या कॉलेज की, पहला ही क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जो अपने स्कूल बोर्ड है हर स्टेट का, उसका अस्तित्व क्या रहेगा, वेदर दे विल बी इन एग्जिस्टेंस और इट विल बी एबोलिश्ड एंड अ न्यू infrastructure will be created for the education. नहीं। चौथी बात ये है कि who will decide the fees, and अब ये बजट में काफी पैसा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए रखा गया है केंद्र सरकार ने, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन एरा कौन से चालू होगा? ये 3-4 क्वेश्चन जो बेसिक है, जो हमें जानना मिले तो हम उस तरह से अपने बच्चे के लिए प्लानिंग कर सकें। थैंक यू रुपिन जी। ऐसा है कि पॉलिसी कब से इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, वो शुरू हो गए 29 जुलाई को जब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया उसी दिन से चालू हो गए। अब लेकिन उसमें जो अनेक पहलू है वो सारे चीज इम्प्लीमेंट होके उसका रिजल्ट आने के लिए समय लगेगा, ऐसा ओवरनाइट नहीं होगा। तो इसलिए उसमें अलग अलग चीजों के लिए इसीलिए मैंने कहा स्ट्रैटेजी रोड मैप, कौन सी चीज किसमें। इसमें 50% जो मैंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन को कहा है वो ओवरनाइट नहीं होगा। 26-27% से 50% जाना, यानी हम जब इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम 0.7% था, 0.7 से 27 आने के लिए
वो 26% को जर्नी करने के लिए वो हमको 70 साल लगे हैं। तो अभी 27 से करीब करीब डबल 50% है, वो करने के लिए हमको 70 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन कम से कम 10 साल लगेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी अभी अगले साल में 27 से 30 तक पहुंचना है, उसके बाद 35 को पहुंचना है। ये जो रोड मैप है, अलग अलग स्टेप्स है, ये अभी चल रहा है, ये काम चल रहा है, और वो होने के साथ साथ उस दिशा में काम चलते रहेगा। तो इसलिए एक तरफ से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। एक तो मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, पहला जो मेजर पॉइंट था वो तो इम्प्लीमेंट हो ही गया है। तो ऐसे धीरे धीरे अलग अलग चीजें आएंगी। आपने कहा कि अलग अलग बोर्ड, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि अपने अपने राज्यों में से देखिए, हमारे देश में ये शिक्षा जो है वो दोनों राज्यों के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के कक्षा में आती है, और स्पेशली स्कूल एजुकेशन तो पूरी की पूरी आती है। तो इसलिए राज्य सरकारों को पूरा का पूरा वो निर्णय लेने का अधिकार भी रहेगा, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब उसमें भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है, किसी जगह में wherever possible ऐसे भी लिखा है, सजेस्टेड लिखा है। तो इसका मतलब कहीं भी आपके ऊपर थोपा कुछ नहीं गया है। आपको लगता है ये अच्छा है, आप उसको ले लो, आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो मत ले लो। लेकिन आज तक 28 पूरे के पूरे जितने राज्य है, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो इंटरेस्टिंग था, मैं केरला गवर्नमेंट के साथ कल ही उसके भी एक ऐसे ऑडियो सेमिनार में गया था, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। वो सब लोग कह रहे थे कि हमने जो जो सजेस्ट किया था सब कुछ आ गया है। तो सबको लगता है ये मेरी शिक्षा नीति है, किसी को ऐसा नहीं लगा कि किसी का दूसरे का है। तो इसलिए आपको इसमें भी कोई चिंता का विषय एक तो नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन के लिए बजट प्रोविजन किया है, तो ऑनलाइन का महत्व हमको इस कोविड के दौरान दिखाई दिया और उसकी ताकत भी दिखाई दी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं दो उदाहरण देता हूं, AICT का, दो क्या तीन, ऐसे बहुत है, लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट उदाहरण से आपको वो पता चलेगा कि ऑनलाइन या हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है, इंटरनेट के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं, आज हम दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इसकी पावर जो है वो हमने देख ली। हम पिछले साल तक हमारी अटल एकेडमी के नाम से जो नए विषय है, जो करिकुलम में हमने लाए थे 3 साल पहले, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, तो ये पूरे अगले 10-20 साल में जॉब क्रिएट करने वाले विषय हैं। ये सिलेबस में तो डाल दिए, लेकिन हमारे टीचर्स को ही नहीं आता था। तो टीचर्स को पढ़ाने के लिए हमने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया अंडर द नेम अटल एकेडमी। अटल का नाम है AICT का AICT's ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ATAL। वो अटल हमारे प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी का भी नाम है, लेकिन AICT ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी ऐसे नाम से हमने शुरू किया। और पूरे एक साल में हमने 200 प्रोग्राम का टारगेट रखा था, करीब 50-60 एक एक प्रोग्राम में आएंगे, और हम 185 कर सके। और कोविड आने के वजह से मार्च से सब ठप हो गया, लेकिन 185 कार्यक्रम में हम 9,600 फैकल्टी को ट्रेन कर सके। लेकिन कोविड में हम जब पूरा बंद हो गया तो हमने ऑनलाइन माध्यम से, वेबएक्स प्लेटफॉर्म से, जूम प्लेटफॉर्म से, या कई जगह में गूगल क्लासरूम से, ऐसे जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके माध्यम से हमने सिर्फ 85 प्रोग्राम, यानी लेस देन हाफ द प्रोग्राम्स, 18,000 फैकल्टी को ट्रेनिंग किया। मोर देन डबल ट्रेनिंग हुआ लेस देन हाफ द प्रोग्राम्स। और अगले अभी कल ही GTU के साथ हमने लॉन्च किया, नितिन गडकरी जी भी आए थे उस प्रोग्राम में। तो उस प्रोग्राम में हमने 23 प्रोग्राम एक दिन में लॉन्च किया, 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम। 5 दिन फैकल्टी उसमें रहेंगे, एक साथ में पढ़ाई लिखाई करेंगे, सेमिनार जैसे होगा उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे, एग्जाम भी देंगे। ये सब 5 दिन फैकल्टी के लिए हम चालू किया 23 विषयों में। लेकिन अगले 4 महीने में हम 475 करने वाले हैं। देखिए, 85 में हम 18,000 को पहुंचे, तो 475 में शायद हम 1 लाख टीचर्स को पहुंचने वाले हैं इस अगले। यानी देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग, ऑनलाइन का उपयोग हो रहा है। हाँ, लेकिन समस्या आज भी है कि किसी किसी जगह में कभी कभी इंटरनेट सडनली ड्रॉप हो जाता है,
जैसे हमारी एक जमाने में बिजली जाती थी, याद है आपको? बिजली आती थी जाती थी, कब आती थी कब जाती थी पता नहीं होता था। और जो रास्ते भी गांव गांव तक जाने वाले जो रास्ते थे, वो किसी जगह में रास्ते रहते थे, कार रोड सीमेंट रोड नहीं होता था, कच्चा रास्ता होता था। ज्यादा बारिश आ गई, इस साल रास्ता आए, अगले साल रास्ता बंद, रास्ता ही नहीं है। और तीसरे साल में फिर रास्ता बनेगा, 5 साल 6 साल बाद फिर रास्ता नहीं है। तो वहां से लेकर आज हम करीब करीब हर राज्यों में, गुजरात ने तो काफी अच्छी पहल पहले की थी, अभी मैं मध्य प्रदेश में देखा हूँ, राजस्थान में देखा हूँ, सारे गांव तक अच्छे रास्ते बन गए। तो रास्ते पहले हुए, फिर बिजली, नागालैंड के लास्ट विलेज में लास्ट ईयर सरकार ने बिजली पहुंचाई, आखिर विलेज, पूरे के पूरे सारे विलेजेस में। अब नेक्स्ट टारगेट में गवर्नमेंट को हर गांव तक इंटरनेट पहुंचना और हर घर में इंटरनेट पहुंचना, ब्रॉडबैंड पहुंचाना। अगला यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो घर में बैठ के अपने गांव में यदि कोई अच्छा टीचर, अच्छा विषय में जिसमें मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है वो नहीं है, तो मैं दुनिया भर के किसी भी अच्छे टीचर से मैं वो सीख सकूंगा। यानी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये नया द्रोणाचार्य जैसे है, जो कहीं भी बैठ के हम सीख सकते हैं। वो उसको हम एटीएम जैसे पैसा जब चाहिए तब निकाल सकते हैं, वैसे एनी टाइम लर्निंग, एनीवेयर लर्निंग, एनी डिवाइस लर्निंग, फ्रॉम एनी गुड प्रोफेसर लर्निंग, तो ये उसमें से हो रहा है। तो ये भी हमारी ये योजना के अंतर्गत हो रहा है। आप स्वयं के बारे में जानते हैं, ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म निर्माण किया है उसमें 2500 के ऊपर कोर्स है, और सिर्फ हमारे देश के करीब करीब 1 करोड़ के ऊपर छात्र और लोग उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। 114 देश के लोग भी हमारा स्वयं मूक्स को देख रहे हैं और उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है किसी में 500 ही लोग किसी देश के हैं, किसी के 2000 लोग देख रहे होंगे, लेकिन हम 114 देशों तक पहुंच गए, तो ये हमें बहुत बड़ी छलांग मार रहे हैं। तो ये शिक्षा नीति के माध्यम से जब आप लोगों ने कहा कि हम जब अच्छा पूरी शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और अगले 10 साल में जो अलग अलग पहलुओं में हम पूरा का पूरा काम करके बिना विचलित होके हम पूरे अपने को झोंक देंगे और कमिटेड वे में काम करेंगे। मैंने जो 4 मार्ग कहे, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग से काम करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम दुनिया को पुराना और एक बार विश्व गुरु बन के दिखा सकते हैं। लेकिन मेहनत है भाई, मेहनत है, आसानी से नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं समझ लो कि पॉलिसी अच्छी हो गई तो हो गया। आप सही कहा था, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबका काम है। आपका भी है, मेरा भी है, इनका भी है, उनका भी है, सब लोग जुड़ जाना चाहिए। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो सर हमारे पास कितना टाइम आपके पास होगा तो उस साइड से हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन तो इतने हैं, ये सूरत से है तो किसी को छोड़ेंगे नहीं पहले तो। नहीं, मेरा अनुरोध इतना ही है कि ये जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, इसको यदि आप इकट्ठा करके जी सर एक आप ईमेल से मुझे भेज देंगे तो मैं इसका रिप्लाई दे के आपके पास वापस भेज दूंगा। और आपका कोई पोर्टल है कहीं है तो उसमें आप उसको सबको देखने के लिए दिखा सकते हैं। एक पर्टिकुलर लिंक दे दीजिए, यहाँ आप देख सकते हो। 3 क्वेश्चन लास्ट में ले लेते हैं, बाद में हम यहाँ रुकेंगे कि ऑलरेडी उसने हैंड राइज कर दिया है। डॉक्टर विपुल सोमानी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका क्वेश्चन रखें। डॉक्टर विपुल सोमानी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन जो है वो बेसिक है। जैसे मैंने ड्राफ्ट यानी जो पॉलिसी पढ़ी, उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग, प्राइमरी सेकेंडरी के जो स्कूल टीचर्स है उनकी ट्रेनिंग की बात है। अब हायर एजुकेशन के टीचर्स की कहीं ट्रेनिंग की बात नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? दूसरा, ये स्टेट और सेंटर की बात आपने कही तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो स्टेट से उनकी सहमति लेने की कुछ प्रक्रिया शुरू हुई है नहीं? ये मेरे 2 क्वेश्चन है सर। तो पहला तो आपका पहला पॉइंट दूसरे वाला पहले ले लूंगा कि विचार विमर्श ये शिक्षा नीति आने के पहले भी सभी राज्यों से किया गया था और इसीलिए सभी राज्यों ने ये कहा कि हमने जो सजेशन दिया था वो आ गया है, सबको लग रहा है कि मेरा पॉलिसी है, तो इसलिए ऑलरेडी दे आर ऑन बोर्ड। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय में किसी को फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस होगी, किसी जगह में और कुछ समस्या होगी,
उसको समाधान करने के लिए रेगुलर हमारे जो शिक्षा मंत्री है और उस राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा विचार विनिमय करते रहेंगे, तो इसको चलते रहेगा। तो इसका तो हो रहा है, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए नेचुरली कंकरेंट लिस्ट के होने की वजह से सबकी सहायता लेना जरूरी भी है। और दूसरी जो चीज है टीचर ट्रेनिंग पॉलिसी, उसमें एक्सप्लिसिटली स्कूल एजुकेशन के बारे में लिखी है, क्योंकि आज जो बीएड डीएड के प्रोग्राम चल रहे थे और जिस ढंग से नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को खोला गया और जहां क्वालिटी नहीं थी, तो हम कैसे टीचर को निर्माण किए थे, उसके बाहर जाते हुए हट के नया शिक्षा नीति में जो ऑलरेडी टीचर है उनकी ट्रेनिंग का और जो नया आएंगे उनके लिए बीएड डीएड में क्या होना चाहिए, इसके बारे में इसमें काफी विस्तृत तरीके से चर्चा की है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोअर लेवल में यदि हम जो फाउंडेशन अच्छा बनाते हैं तो अपने आप बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर अच्छा बनता है, तो इसलिए महत्व ज्यादा इसमें दिया गया है। लेकिन कोई भी दुनिया में शायद हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ऐसी जगह है जहां टीचिंग इन दी हायर एजुकेशन के लिए कोई प्रोग्राम था। लेकिन मुझे बहुत खुशी इसलिए होती है कि एआईसीटी ने आज ने 3 साल पहले इसके ऊपर विचार करके टीचर को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के 8 मॉड्यूल बनाए। 8 मॉड्यूल जो है, जो नए टीचर इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी कोई भी टेक्निकल कॉलेज, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, अप्लाइड आर्ट, क्राफ्ट डिजाइन, जो एआईसीटी के अंतर्गत आता है, उसके हमारे 7th पे स्केल कमीशन के जो रिपोर्ट था और उसमें जो हमने गैजेट नोटिफिकेशन, उसमें भी है कि जो नए टीचर है पहले 5 साल में जब तक ये 8 मॉड्यूल को नहीं करेंगे और 1 सेमेस्टर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऑल्सो 1 मंथ एटलीस्ट इंडस्ट्री में खुद इंटर्नशिप नहीं करेंगे, तब तक वो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक उसको रेगुलर नहीं माना जाएगा, ही विल रिमेन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। और अभी रेगुलर होना है, परमानेंट होना है, तो फैकल्टी को ये 8 मॉड्यूल प्लस इंटर्नशिप प्लस अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर फैकल्टी उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा, तभी उसको रेगुलर किया जाएगा। तो ये हायर एजुकेशन में पहली बार दुनिया में हुआ है। और ये 8 मॉड्यूल भी ऐसे है कि जहां उसकी पूरी टीचर की लाइफ साइकिल में क्या क्या जरूरत पड़ती है वो सब है उसमें, राइट फ्रॉम पैशन फॉर टीचिंग। देखिए, आप टीचर तो बन गए, कोई टीचर इंटरेस्ट से आ गया, कोई दूसरा जॉब नहीं मिला इसलिए आया, अब आ तो गया, तो अभी आप इसमें पैशन निर्माण करो भाई, आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके बारे में टेक्निकल एजुकेशन यानी क्या होता है, करिकुलम डिजाइन कैसे किया जाता है, स्टूडेंट के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, कैसे आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को निर्माण करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए जिससे स्टूडेंट का रियल टैलेंट को हम बाहर निकाल सके, कैसे टीचर को मेंटर फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि सिर्फ बताने वाला हो, और फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, क्योंकि आज का टीचर आज लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कल वो एसोसिएट प्रोफेसर होगा, उसके बाद वो लीडर बन के एचओडी बनेगा, डीन बनेगा, कोई वाइस चांसलर बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो वो जर्नी जो है उसमें उसको अकाउंट्स कैसे है, लोगों के साथ भावना कैसे निर्माण करनी है, स्टेक होल्डर से इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन क्या करना चाहिए, ये 8 मॉड्यूल हमने बनाए। और देश के सबसे बेहतरीन ऐसे लोग जो पुराने वाइस चांसलर रह चुके हैं, ऐसे लोगों के कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट बनाया। और निटर जो है नेशनल, आपको जानते होंगे, पहले टीटीटीआई नाम था उनका, अभी निटर के नाम से जानते हैं, 4 है, चंडीगढ़ में है, भोपाल में है, चेन्नई में है और कलकत्ता में है। ये चारों के जो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग के ही रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके माध्यम से, उनके अच्छे से अच्छे फैकल्टी से हमने उसके मूक कोर्स भी बनाए। ये 8 मॉड्यूल सीखने के लिए उस निटर में जाने से भी अच्छा है, लेकिन अपने घर में बैठ के मूक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और जब तक करेंगे नहीं और इंटर्नशिप नहीं करेंगे, आपको परमानेंसी नहीं मिलेगी। देखिए, ये जो परिवर्तन ऑलरेडी किया है, एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले ही हमने लागू किया है, अब ये यूजीसी को भी करना पड़ेगा और बाकी सब लोगों को भी शायद करना पड़ेगा। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन, सेनेट मेंबर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, गणपत धामेलिया जी के रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका क्वेश्चन रखें। ये लास्ट क्वेश्चन है। नमस्कार सर, नई शिक्षण नीति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा भारत नॉलेज बेस पे आगे बढ़े ऐसी शिक्षण नीति बनाई गई है। लेकिन सर, ये पॉलिसी के अंतर्गत मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ
कि यूजीसी की गाइडलाइन अब तक थी कि भाई आपका ग्रेजुएशन का जो समय अवधि है वो 5 साल में आपको पूरा करने का है। मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है सर जो 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में केटी रह गया, ओल्ड स्टूडेंट, जो अभी तक यहाँ पे हमारे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में करीबन 10,000 ऐसे स्टूडेंट है जो एक विषय में फेल होने के और समय मर्यादा खत्म हो गई तो वो लोग ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे, उसको चांस मिलेगा कि सर नहीं मिलेगा? नहीं, ये पॉलिसी ही इसलिए बनाई गई है। मैंने बोला ना, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ही मतलब है कि जिसको कभी बीच में छोड़ के जाना पड़ा तो उसको अंदर आने के लिए रास्ता बंद था इतने साल। तो अभी उसको अंदर आने के लिए मना नहीं था, लेकिन अंदर आने से पहले से शुरू करो। वो जैसे मैं बहुत बार लोगों के सामने मजाक में बोलता था, ये सांप सीढ़ी का खेल जैसे है। वो सांप सीढ़ी के खेल में हम आगे आगे जाते हैं और सडनली सांप आने से नीचे गिर जाते हैं। कभी सीढ़ी मिला तो ऊपर जाते, फिर नीचे गिर, वो आखिरी तक जा ही नहीं सक रहा है। ऐसे यदि कोई छात्र है तो उसको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक विषय नहीं है तो उसका अल्टरनेट विषय लेना पड़ेगा, लेकिन वो मिनिमम क्रेडिट्स जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन अभी कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स में, बेचारा फेल होते जा रहा है, उसको जबरदस्ती मैथमेटिक्स क्यों कराते हो? उसको दूसरा विषय दे दो, उसको प्रोफेशनल कोई हाथ से काम करने वाला प्रोजेक्ट दे दो, वो करके दिखा देगा तो वो आपसे अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको भी डिग्री मिल सकती है। तो ऐसे अलग अलग पहलू में इसमें देखा गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके रूल्स रेगुलेशंस को बदलने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन ये अगले 6-7 महीने में 1 साल में बहुत सारा इसमें से परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा कोई छोड़ के गया है उसको हम वेलकम करेंगे, वापस अंदर लाएंगे, उसको भी डिग्री प्राप्त करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं और करना चाहिए।